किसी ने सोच समझकर रोमन साम्राज्य बनाने का फैसला नहीं किया था। ये तो एक भविष्यवाणी थी, खून से जन्मी एक सभ्यता थी। और इसकी कहानी शुरू होती है एक शहर के जलने से। जरा सोचिए, ट्रॉय शहर आग की लपटों में है और उस जलते हुए शहर से एक योद्धा राजकुमार एनियस भाग रहा है। अपने बूढ़े पिता को कंधे पर उठाए, अपने छोटे बेटे का हाथ थामे। वो अपने साथ सिर्फ अपने परिवार को नहीं बचा रहा था, वो अपने साथ एक भविष्य के साम्राज्य का बीज ले जा रहा था। सवाल ये है कि वो साम्राज्य यानी रोम आखिर बना कैसे? देखिए, इसकी नींव की कहानी राख और खून से लिखी गई है। एक ऐसा शहर जो एक दिन पूरी दुनिया पर राज करने वाला था, उसकी शुरुआत ही बहुत ही हिंसक और धोखे भरी थी। रोम की स्थापना की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये एक भविष्यवाणी से शुरू होती है। दो जुड़वां बच्चे जिन्हें मरने के लिए नदी में फेंक दिया जाता है, एक मादा भेड़िया जो उन्हें दूध पिलाकर पालती है, और फिर अंत में एक भाई दूसरे भाई का खून कर देता है। जी हाँ, रोमुलस ने अपने ही भाई रेमस को मारकर उस शहर की नींव रखी। ये हमें शुरू में ही बता देता है कि रोम की किस्मत और हिंसा का कितना गहरा नाता था। तो शुरुआत और आगे का सफर भी कुछ कम नहीं था। रोम के पहले 7 राजाओं का इतिहास भी हत्याओं, साजिशों और युद्धों से भरा पड़ा है। और ये सिलसिला आकर रुका आखिरी राजा टाक्विन द प्राउड पर। वो इतना जालिम था कि उसके बाद रोम के लोगों ने कसम खा ली कि अब कभी कोई राजा नहीं होगा। और यहीं से राजशाही खत्म हुई और एक गणतंत्र का रास्ता खुला। तो एक अध्याय खत्म हुआ और दूसरा शुरू। राजाओं का दौर गया और गणतंत्र का जन्म हुआ। लेकिन इस नए गणतंत्र की किस्मत में शांति नहीं, बल्कि युद्ध लिखा था। एक ऐसा युद्ध जो उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ लड़ना था। भूमध्य सागर के उस पार उत्तरी अफ्रीका में एक और ताकतवर साम्राज्य था, कार्थेज। दोनों एक दूसरे की परछाई जैसे थे, लेकिन बिल्कुल उल्टे। रोम जमीन का शेर था तो कार्थेज समंदर का बादशाह। एक के पास जुनून था तो दूसरे के पास बेहिसाब दौलत, और दोनों ही भूमध्य सागर पर कब्जा चाहते थे। जाहिर है, टक्कर तो होनी ही थी। और इसी टकराव से पैदा हुआ रोम का सबसे बड़ा कौशमार, यानी बुरा सपना, हैनिबल बारका। कहते हैं बचपन में ही उसने कसम खाई थी कि वो रोम को बर्बाद कर देगा, और अपनी कसम पूरी करने के लिए उसने वो कर दिखाया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वो अपनी पूरी सेना और जंगली हाथियों को लेकर आल्प्स के बर्फीले पहाड़ों को पार करके सीधे इटली में घुस आया। काने की लड़ाई में हैनिबल ने अपनी जबरदस्त रणनीति से रोमन सेना को बुरी तरह फंसाया। नतीजा, इतिहास का सबसे भयानक नरसंहार। 50,000 रोमन सैनिक सिर्फ एक दिन में मारे गए। पूरा रोम सदमे में था। ऐसा लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब रोम अपने घुटनों पर था, तब एक नया हीरो सामने आया, स्किपियो। उसके पास एक बहुत ही डेयरिंग प्लान था। उसने कहा, हम हैनिबल से इटली में नहीं लड़ेंगे, हम सीधा उसके घर यानी अफ्रीका पर हमला करेंगे। ये चाल काम कर गई। हैनिबल को अपना घर बचाने के लिए वापस लौटना पड़ा, और वहीं जामा की लड़ाई में उसकी आखिरी हार हुई। कार्थेज की हार के बाद रोम भूमध्य सागर का बेताज बादशाह बन गया। लेकिन अब गणतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, बल्कि घर के अंदर से ही आने वाला था। और वो खतरा एक ही शख्स था, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर कमाल का और साथ ही उतना ही क्रूर इंसान था। एक तरफ वो गॉल के लोगों के लिए मौत का दूसरा नाम था, जिसने पूरी की पूरी जनजातियों को मिटा दिया, तो दूसरी तरफ रोम के लोगों के लिए वो एक सुपरस्टार था। असल में वो इतना बड़ा हो गया था कि गणतंत्र की व्यवस्था उसे संभाल ही नहीं पाई। जब रोमन सीनेट ने उसकी बढ़ती ताकत से घबराकर उसे सेना छोड़ने का हुक्म दिया, तो सीजर ने साफ मना कर दिया। उसने अपनी सेना के साथ रूबिकॉन नदी पार की, जो कि एक तरह से रोम के खिलाफ बगावत का ऐलान था। कहते हैं उसी वक्त उसने कहा था, पासा फेंका जा चुका है। और इसी के साथ रोम में एक भयानक गृहयुद्ध छिड़ गया। सीजर ने गृहयुद्ध तो जीत लिया और वो रोम का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। लेकिन सेनेट को डर था कि वो खुद को राजा घोषित कर देगा। इसलिए उन्होंने सेनेट के अंदर ही उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। और कहते हैं जब उसने हमला करने वालों में अपने ही दोस्त ब्रूटस को देखा, तो उसके मुंह से बस यही निकला, तुम भी ब्रूटस।
सीजर की मौत से गणतंत्र बच नहीं पाया, बल्कि उसकी मौत ने उसके गोद लिए हुए बेटे ऑगस्टस के लिए रास्ता साफ कर दिया, जो रोम का पहला सम्राट बना। और यहीं से शुरू हुआ साम्राज्य का वो दौर जिसमें बेशुमार दौलत भी थी और हद से ज्यादा पागलपन भी। ऑगस्टस के साथ ही शुरू हुआ पैक्स रोमाना का दौर, यानी रोमन शांति। ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था, ये पूरे 200 साल तक चला। इस दौरान साम्राज्य ने जबरदस्त तरक्की की, हर तरफ शांति थी, सड़कें बनी, कोलोजियम जैसी शानदार इमारतें खड़ी हुईं। ये सच में रोम का सुनहरा दौर था। लेकिन जहां इतनी रोशनी हो, वहां परछाइयां भी उतनी ही गहरी होती हैं। इस सुनहरे दौर के ठीक नीचे एक अंधेरा भी पल रहा था। कालीगुला जैसे सम्राटों ने ये दिखा दिया कि जब किसी इंसान को भगवान जितनी ताकत मिल जाए तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और अपनी सनक में पूरे रोम को डरा के रखा। और फिर नीरो, जो शायद कालीगुला से भी 2 कदम आगे था, उसने अपनी ही मां को मरवा दिया। और जब 64 ईस्वी में रोम शहर में भयंकर आग लगी तो कहानियों के मुताबिक वो अपने महल पर खड़ा होकर सारंगी बजा रहा था और गीत गा रहा था। बाद में उसने इस आग का इल्जाम बेचारे ईसाइयों पर डाल दिया और उन पर बहुत जुल्म किए। नीरो और कालीगुला जैसे सम्राटों का पागलपन असल में साम्राज्य के अंदर फैल रही एक बीमारी का लक्षण था। रोम का पतन अचानक किसी एक दिन नहीं हुआ। ये एक बहुत लंबी और धीमी प्रक्रिया थी जो सदियों तक चलती रही। इसी दौरान साम्राज्य की पहचान में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, एक नए धर्म का उदय। ईसाई धर्म, जिसे कभी खतरनाक मानकर दबाया जाता था, देखते ही देखते साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बन गया। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के ईसाई बनने के साथ ही ये बदलाव शुरू हुआ और जल्द ही रोम के पुराने देवी देवताओं की जगह एक नए विश्वास ने ले ली। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना महान साम्राज्य आखिर गिरा क्यों? इसका कोई एक जवाब नहीं है। ये हजारों घावों से हुई एक धीमी मौत थी। साम्राज्य 2 हिस्सों में बढ़ गया था। बाहर से लगातार हमले हो रहे थे, अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी थी और भ्रष्टाचार ने इसे अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया। आखिरी सदी में तो पतन की रफ्तार बहुत तेज हो गई। 410 ईस्वी में 800 सालों में पहली बार रोम शहर को लूटा गया। ये एक बहुत बड़ा झटका था। फिर कुछ ही साल बाद 455 में उसे और भी बुरी तरह लूटा गया और आखिरकार 476 ईस्वी में आखिरी पश्चिमी रोमन सम्राट को गद्दी से हटा दिया गया और इसी के साथ एक युग का अंत हो। क्या रोम सिर्फ एक शहर था जो तबाह हो गया, या ये एक विचार था, एक ऐसा विचार जो धोखे से पैदा हुआ, जिसे खून से सींचा गया और जो आखिरकार अपने ही घमंड के बोझ तले दब गया? साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन रोम का विचार आज भी जिंदा है। हमारे कानून, हमारी भाषाएं, हमारी इमारतें, इन सब में रोम की एक झलक मिलती है। उसकी विरासत आज भी हमारी दुनिया को शक्ल दे रही है। तो ये थी रोम की कहानी, एक सभ्यता जो राख से पैदा हुई, जिसने पूरी दुनिया पर राज किया और फिर वापस उसी राख में मिल गई। एक पूरा चक्र जो शुरू हुआ और खत्म भी हो गया।